उगाना, आप मालामाल बन जाएंगे। लोगों ने शुरू शुरू में लगाया, लेकिन पहले साल बिक गया, दूसरे साल नहीं बिका, दूसरे साल सारे लोगों ने लगा तो सोयाबीन नहीं बिका। फिर इसी तरह हमारे गांव से जैसे पूर्वी देवी आई, नरसोनी देवी आई, तो अगली पीढ़ी थी जो साबरी गांव की सावित्री देवी थी, बचनी देवी हमारे गांव से थी, जो किसान थे, मतलब खेती कर रहे थे उसमें। उन्होंने बोला अरे भाई ये बात तो ठीक है, अब ये सोयाबीन भी नहीं बिक रहा, पर पहाड़ में एक चीज़ है, उन्होंने कहा अगर हम सोयाबीन उगा भी लें तो उसका चारा नहीं होता है, झंगरेट है, गुरेट है, बाजना है, उसका चारा जो होता है। उन्होंने कहा अगर हम उसको बेच भी देंगे पर अपने खाने के लिए बाजार से भी ले आएंगे, लेकिन क्या उन्होंने बोला हम अपने पशु को क्या खिलाएंगे। उस समय खेती और पशुपालन का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत था, तो ये बात महिलाओं के बीच से जब आई तो फिर सोयाबीन के खिलाफ हम लोगों ने अभियान चलाया कि सोयाबीन एकल खेती है, एक ही तरह की खेती है। हमारे यहाँ जो बारनाजा है वो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है, तो बारनाजा का फिर हम लोगों के बीच जगह जगह ये बात करने लगे। और ये बात भी आप लोगों को, सब लोगों को पता होनी चाहिए, ये बात उस समय शुरुआत करने वाले हम लोग थे। आज तो देश भर में इस तरह के अब सैकड़ों भी हमारे जेकब भाई यहाँ पर हैं, तो फिर दुनिया में पहुँचाने का जैसे नवदान्य वाले हैं, तो शुरू में हम लोग के साथ ही थे। ऐसी बात हमें देखते थे कि उन्होंने हमसे सीखा, लेकिन हमने भी जो सीखा हमने हमारा व्यक्तिगत थोड़ी है कुछ, हमने तो इन किसानों से जो हमारे परंपरागत किसान थे, हमारे दादे परदादे, हमारा जो पारंपरिक ज्ञान था उनसे सीखा। तो ये अच्छी बात है कि हम लोगों ने उस बात को आगे बढ़ाया जिस बात को आज यहाँ पर जो हमारे सहयोगी है, यहाँ पर भारत वित्त राज्य मंत्री यहाँ पर जेकब भाई आए हैं और देश भर में इस तरह के काम चल रहे हैं, तो हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत करी इस काम की। और एक बहुत बड़ी बात है, देश में जहाँ बीजों का संकट है इस समय और जहाँ लोगों ने अपनी पुरानी खेती छोड़ी, हिमाचल में भी काफ़ी कुछ जैव विविधता का नुकसान हुआ जब से सिर्फ एक बागीचे की बात आई, सेब की बात आई, तब से वहाँ की जो पारंपरिक खेती है वो बहुत कम हुई। हमारे यहाँ भी कम हो रही थी, लेकिन जिस मंडवा झंगोरा की हम सब अगुवाई करते थे या कहते थे मंडवा झंगोरा हमारे लिए ठीक है, आपको खुशी की बात, आपको सुनकर यह खुशी होगी कि 30 साल बाद या 35 साल बाद अब सरकार खुद कहने लगी है कि मंडवा झंगोरा को उन्होंने, पहले कहते थे ना मोटा अनाज, अब मोटा अनाज क्यों भाई, मोटा अनाज मैंने गांव का आदमी गंवार हो गया और ये इसको खाने वाले, पैदा करने वाले उसको मोटा अनाज, रंग भी है, हाँ रंग भी काला होता है, कोदा की रोटी का रंग काला, गेहूँ की रोटी सफ़ेद, चावल झंगोरा वैसा, तो चावल जो है सफ़ेद। तो ये लगाओ आप, आज सरकार ने इतने सालों बाद जिसको मोटा अनाज कहते थे उसको अब सरकार ने क्या माना, पता आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा। अब सरकार इसको जो हम मांग कर रहे थे, जो हमारे बीज बचाओ आंदोलन जो हम के कागजों में है, पेपर में, मांग में है, अब इसको पौष्टिक अनाज, अंग्रेजी में कहा जाता है कि न्यूट्रीसीरियल सरकार ने बाकायदा 10 मई 1918 को एक गजट नोटिफिकेशन निकाला और इनका नाम बदल के अब पौष्टिक अनाज हो गया है। क्या क्या है उसमें पौष्टिक अनाज में, मंडवा है, झंगोरा है, कोदो है, कुटकी है, ज्वार है, बाजरा है, और उसके साथ ये ओगल और हमारा मारसा चौलाई जिसको आप बोलते हैं ना, ओगल, कुट्टू, हापर जो है, ये चीज़ें इसके साथ शामिल हो गई है। ये बहुत गौरव की बात है। ओबीसी फसलें भी तो था, हाँ उस समय हम इनको एक तरह से ओबीसी हम बोलते थे, सरकार जैसे ओबीसी बनाते तो फसलों में भी ओबीसी, और अंग्रेजी में अंडर यूटिलाइज क्रॉप, इनको बोलते हैं अंडर यूटिलाइज क्रॉप या अल्प प्रयुक्त
फसलें। तो ये था ये बीज बचाओ आंदोलन का जो हम लोगों ने शुरुआत की। और एक बात मैं आप सब लोगों से साझी करना चाहता हूँ कि आज हमारे पास यहाँ पर एक डिस्प्ले ये प्रदर्शनी भी हम लोगों ने लगाई है। ये अच्छी बात है कि आपको खुशी होगी सब लोगों को कि अभी भी हमारे पास बहुत कुछ है। जहाँ पंजाब में आपको एक बीज नहीं मिलेगा, एक फसल का एक बीज मिलना भी मुश्किल है। आप देखेंगे कि हमारे उत्तराखंड, हिमाचल अभी भी विविधता से भरा हुआ है। धान के जब हम पैदल यात्रा युवाओं ने की, यहाँ पर दिनपाल हैं हमारे साथी आए हुए, तब युवा थे कुंवर प्रसून जी, मैं, गुरुजी भी हमारे साथ थे, विपिन और ये और हमारे बहुत से साथी, साहब सिंह तो है ही, साहब सिंह की बात आपने सुनी। तो पैदल यात्रा की और हम लोगों ने जगह जगह पुराने बीज ढूंढे। तो आज भी हमारे पास 350 तरह के जो धान की वैरायटी हैं, धान की जो किस्में हैं अभी भी उत्तराखंड में। और गेहूं की 30-32 प्रजातियां हैं। अब राजमा की बात करेंगे तो 220 तरह का राजमा हम आपको दिखा सकते हैं। मतलब ना कुछ हमारे खेतों में, कुछ हमारे आसपास। नौरंगी की दाल को हम दोयम दाल कहते थे, तो दोयम दर्जे की दाल मानते थे, लेकिन आज नौरंगी की दाल की मांग भी पूरे देश में हो रही है। और ये बहुत अल्प मतलब सस्ती, वो क्या कहते हैं कि पचने में आसान, गैस नहीं बनाती, कई चीज़ें हैं इसमें। जिसके भरुआ रोटी हैं वो बहुत मशहूर हो रही है देश भर में, भरुआ पराठे, और बहुत अच्छी दालों में है। अगर सुंठा या लोबिया की बात करेंगे तो 10-12 प्रजातियाँ हमने ढूंढी है। गहत की 3-4 तरह का गहत हो गया, भट्टे 5-6 तरह का भट्ट हो गया। कोदा की बात करेंगे तो 10-12 तरह का कोदा हो गया, 8-10 तरह का झमोरा हो गया, 3-4 तरह की कौड़ी आप ये देख सकते हैं, 3 तरह की। तो मतलब मैं ये हिफाजत हम लोगों को करनी चाहिए। और हमारा परिचय पूरे देश में इसीलिए है, पूरे देश में इसलिए माना जाता है बीज बचाओ आंदोलन को कि हम एक इसकी शुरुआत करने वाले लोगों में रहे। अब अच्छी बात है देश भर में लोग कर रहे हैं। तो एक तो ये बात। दूसरे में बीज, हमारे यहाँ एक कहावत है, खाद खानवर बीज धर्म। कहते हैं खाद खाने में खाने वाला अनाज खाओ, लेकिन बीज जरूर रखो। बीज, और कोई भी किसान ऐसा नहीं है, पहाड़ की महिलाएं जानती हैं कि बीज, कोई भी फसल हो रही है तो जहाँ पर देखेंगे कि ये सुंदर है, यहाँ पर अच्छी बालियाँ आ रही हैं, तो बीज को अलग कर देते हैं। उसको कहते हैं, बीज को सिलेक्शन कर देते हैं उसका, और रोटिया कर, उस रोटियाना एक शब्द है गढ़वाली में, उसको रोटिया के बीज को रखती हैं। हर तरह के बीज को अलग अलग रखना, अलग सुखाना, अलग मारना, फिर बिजुंडे में रखना। जैसे हमारे यहाँ बिजुंडा कहते हैं, कुमाऊँ में टुपरू कहते हैं ना, कुमाऊँ से कुछ साथी आए ना, जानते हैं आप टुपरू? एक शब्द है, कुमाऊनी में शब्द है टुपरू, बिजुंडा। हम बिजुंडा बोलते हैं, आप टुपरू बोलते हैं। तो बीजों को रखने का भी पूरा ज्ञान था, और हम उसी ज्ञान को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं ताकि किसान के हाथ में बीज रहे। बीज जहाँ जहाँ से हमारे हाथ से निकल गया, किसानों के हाथ से, वहीं आत्महत्याएं हो रही हैं। और आप, बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ अब तक 3 लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और एक ज़माने में, अगर आप ये देखिए, एक ज़माने में किसान उत्तम खेती, मध्यम बान, निश्चित चाकरी, भेजदान, किसान को सबसे, जो खेती करने वाला है, सबसे उत्तम माना जाता था कि उत्तम व्यवसाय कर रहा है। लेकिन आज क्या कर रहे हैं लोग? किसान आत्महत्या कर रही हैं। उनकी नई पीढ़ी खेती छोड़ के दूसरे कामों में जा रही है, मजदूरी करने के लिए शहरों में जा रही है। क्यों जा रही है? हम लोग कहते हैं खेती पर 3 मार, जंगली जानवर, मौसम और सरकार। कैसे? जंगली जानवर, मौसम और सरकार। अभी गुरुजी बता रहे थे कि उन्होंने थोड़ा सा आलू लगाया, रात में सुअर आया और खा गया। लेकिन सारे लोग, कितने किसान यहाँ पर आए हुए हैं, सचमुच में दिन को बंदर और रात को सुअर। हम लोग
बहुत मुश्किल में है, क्योंकि खेती करने वाले लोग कम हैं और बंदर सुअर का परेशान है। जंगली जानवरों की भी बढ़ रही है। अब कैसे बचेंगे? हम ये कहते हैं कि आप जिस तरह मनुष्य का नसबंदी ऑपरेशन होता है उसी तरह इनका करो। लेकिन सरकार ने हाँ भी भरा। हिमाचल के साथ ही आए, वहाँ पर बाकायदा शुरुआत की उन्होंने, बड़े बड़े वो बनाए हैं, बंदरबाड़े बनाए हैं, नसबंदी का शुरुआत किया। लेकिन वहाँ का भी ठप हो गया। जब ये माना जाता था कि हमारा उत्तराखंड पीछे है, और उत्तराखंड में भी एक चंपावत की तरफ है, एक पीढ़ी में बंदरबाड़ा बना हुआ छोड़िया, लेकिन कुछ नहीं काम हो रहा है। एक भी क्योंकि किसान दूसरे दर्जे का नागरिक है। किसान की बात कहीं नहीं सुनी जाती है। किसान को आज हम लोगों को जरूरत है कि आवाज उठाने की कि भाई पहले आप सुअर और बंदरों का आतंक बंद करो। और दूसरे में जंगली जानवर, मौसम आप भी देखिए, किसान को कुछ नहीं चाहिए। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा ऋण माफ कर देंगे, ऋण माफ कर देंगे, के ब्याज कर दे देंगे। किसान एक पैसा नहीं चलाता था, बाहर में हो किसी भी करें। किसान जब आजाद हुआ भारत, तब क्या था? कोई किसान कर्जदार नहीं था। कर्जदार किसने बनाया? कि जो बाहरी बीज आए, पहले बीज आया, फिर अगले साल मिला नहीं वो बीज, हमने अपने घर का बीज खत्म कर दिया, घर की विविधता खत्म कर दी, और वो बीज आया अगले साल फिर सरकार के पास गए, सरकार में नहीं मिला तो दुकान में गए, दुकान में बीज मिला, और वो भी मांग भी हो जाएगा कि कई सरकारों ने किया, आप देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी किसान बचने वाले नहीं। बहुत बड़ी चिंता की बात है। जो किसान अन्नदाता कहा जाता था जिसको, और जो हमेशा बिना ब्याज के